हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूँ जो 1957 के स्पेन की कहानी है। ये कोई सिंपल कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे केस की कहानी है जो सच और साजिश को दुनिया के सामने लेकर आती है। तो अगर आप इस फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच सके। साल 1957 में स्पेन के वलेंसिया शहर में एक जानलेवा बाढ़ आई और कई लोगों ने अपनी जान खो दी। पूरा शहर एक तरह से तबाह हो चुका था और दूसरों की तरह ओल्विदो नाम की लड़की लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही थी। ओल्विदो एक जर्नलिस्ट होने के नाते इस पूरे डिजास्टर की सच्चाई के बारे में लिखना चाहती थी, मगर उसके बॉस का कहना था कि लोगों तक इस वक्त सच्चाई नहीं बल्कि ऐसी बातें पहुंचनी चाहिए जिनसे उन्हें खुशी मिल सके। ओल्विदो को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर वही लोग जरूरी सवाल नहीं उठाएंगे तो आम नागरिकों को इंसाफ कैसे मिलेगा। ना तो मरने वाले लोगों की सही गिनती की जा रही थी और ना ही सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। फिर भी उसके बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। ओल्विदो की तरह राउल नाम के फोटोग्राफर को भी सच से दूर रहने के लिए कहा जा रहा था, मगर ओल्विदो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इसलिए राउल को लेकर वो शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहाँ अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अपनी कहानी की खोज में वो नदी के पास गई, मगर एक सिपाही ने उसे रोक लिया और मुड़कर अपने घर लौटने की सलाह दी। जिद्दी ओल्विदो सिपाहियों की नजरों से बचकर छिपते छिपाते सच ढूंढने निकल पड़ी। उस इलाके की तस्वीरें लेते हुए अचानक राउल को कुछ नजर आया और तब उन दोनों को पता चला कि वहाँ किसी की लाश है। उन दोनों को सिपाहियों ने देख लिया और तब उन्होंने ऐसी ही कई और लाशें देखी। ओल्विदो ये देखकर हैरान थी कि ये सारी लाशें जवान लड़कों की हैं, मगर इस बारे में सवाल करने के बावजूद सिपाहियों ने कुछ नहीं बताया। मगर ओल्विदो की जिद देखकर उसे उन लाशों की तस्वीरें लेने की इजाजत दे दी गई और तब उसने देखा कि उन लाशों पर कुछ अजीब से निशान हैं। राउल की ली गई तस्वीरें सार्जेंट फर्मिन ने अपने पास रख ली, मगर वो इस बारे में सोचता रहा। वो और उसकी पत्नी क्लारा पहले ही अपनी बीमार बेटी को लेकर परेशान थे, मगर अब फर्मिन की परेशानियां बढ़ने लगी थी। फर्मिन ने अपने सीनियर को उन लाशों के बारे में बताने की कोशिश की, मगर तभी एक पागल आदमी पुलिस स्टेशन में चीखने चिल्लाने लगा और फर्मिन का ध्यान उसकी ओर चला गया। मार्टिन नाम के उस आदमी का साइन पुलिस को एक लाश की किताब में मिला, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। फर्मिन ने अपने जूनियर से कहा कि उसे राउल की ली गई तस्वीरें डेवलप करनी होगी और फिर कुछ देर बाद उसके सामने ओल्विदो और राउल आ गए। उनका कहना था कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। फर्मिन उन लाशों में नजर आ रहे घाव के बारे में पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने ओल्विदो और राउल को लाशों के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने बताया कि ये लोग एक हफ्ते पहले ही मर चुके थे, मगर उनके शरीर पर एक जैसे अजीब से घाव के निशान थे। ओल्विदो और फर्मिन को शक था कि किसी ने इन लाशों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें नदी में फेंक दिया था, ताकि लोगों को लगे कि वो बाढ़ में मारे गए हैं। मगर कोई अनजान इंसान ये बात समझ गया था और ओल्विदो पर नजर रख रहा था। इस बात से अनजान ओल्विदो अपने बेटे का ख्याल रख रही थी और दूसरी ओर राउल की जान खतरे में पड़ गई। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि उसके पास उन लाशों के पोस्टमार्टम की तस्वीरें थी। न्यूज़पेपर कंपनी का एक भी इंसान बाढ़ की इस खबर को कवर नहीं करना चाहता था और ओल्विदो के बॉस, जो असल में उसी के पिता हैं, उससे इसी खबर को लेकर नाराज थे। इसलिए अपने ही ऑफिस में ओल्विदो को अकेलापन महसूस हो रहा था। ओल्विदो के अलावा फर्मिन और उसके परिवार पर भी नजर रखी जा रही थी, जबकि फर्मिन इसी डर में जी रहा था कि वो किसी भी वक्त अपनी बेटी को खो सकता है। ओल्विदो के पिता चाहते थे कि वो एक अच्छा आर्टिकल तैयार करे, मगर अपने आर्टिकल के लिए उसे राउल की तस्वीरों की जरूरत थी और पिछली रात से ही राउल किसी को कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके पिता अब तक ये सोच रहे थे कि ये आर्टिकल किसी और चीज के बारे में होगा, मगर जब उन्हें पता चला कि ओल्विदो उन 4 लाशों के बारे में लिख रही है जो नदी किनारे मिली है, तो वो अपना आपा खो बैठे। ओल्विदो ने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो इस खबर को दुनिया के सामने लाएगी और एक डिक्टेटर के कहने पर उसकी सेना के लिए तारीफों के पुल नहीं बांधेगी। इस केस के पीछे छिपी सच्चाई का पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि फर्मिन को पता चला कि ना तो मॉर्चुअरी के रजिस्टर में 4 लाशों का जिक्र था और ना ही अब वो लाशें वहाँ मौजूद थी। राउल के स्टूडियो को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया था और उसका अब तक कोई अता पता नहीं था। मुनोज नाम का जो डॉक्टर उन लाशों का पोस्टमार्टम कर रहा था, अब वो भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। फर्मिन जानता था कि कोई राज छुपाया जा रहा है, मगर उसे भी इस केस से हटाकर दूसरे काम के लिए भेज दिया गया।
फरमिन उन लाशों की तस्वीरों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मौका मिलते ही वो तस्वीरें ओल्विदो को दे दी। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर राउल है कहाँ, मगर इतना तो समझ आ गया था कि उसके गायब होने का कारण वो तस्वीरें ही थी और जिन लोगों ने फरमिन को इस केस से हटाया है उन्हीं लोगों ने राउल के साथ कुछ किया है। अचानक पुलिस स्टेशन में गोलियों की आवाज सुनाई दी और फरमिन को पता चला कि मार्टिन ने फरमिन के साथी पेरेलो को बंदी बना लिया है और जब उसे रोका गया तो उस आदमी ने खुद को ही जान से मार दिया। हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी के शरीर पर भी वही निशान था जो उन चारों लाशों पर था और फरमिन समझ गया कि ये मामला ऑर्गन ट्रैफिकिंग का हो सकता है। वो आदमी एक धार्मिक इंसान था जो बार बार लैटिन भाषा में ये कह रहा था कि अब दुनिया पर शैतान राज कर रहा है। उसकी बैग में कई किताबें थी और एक किताब में कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीरें थी, मगर उन तस्वीरों में उनकी आंखों को निकाल दिया गया था। ये सारे सबूत इस केस को और गहरा बना रहे थे। किताब में नजर आ रहे बच्चे मार्टिन के क्लासमेट्स थे और उनमें से एक लड़का शायद मार्टिन का भाई कार्मेलो था, जिसे 4 साल पहले जेल की सजा दी गई थी। फरमिन और ओल्विदो बिना वक्त गवाए कार्मेलो से मिलने गए और उसे बताया कि जैसा क्रॉस मार्टिन ने पहना था वैसा ही क्रॉस उन 4 लड़कों के शरीर पर मिला था जिनकी लाशें नदी के पास थी। कार्मेलो ने बताया कि एक दिन कुछ पादरी मार्टिन को अपने साथ ले गए और तब से वो चर्च के स्कूल में रहने लगा। कार्मेलो को पीटकर उसे स्कूल का पता निकलवाना पड़ा और उस बंद पड़े स्कूल में पहुंचते ही ओल्विदो और फरमिन सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगे। उन दोनों को वो तस्वीर मिल गई जो तस्वीर मार्टिन की बैग में थी। उन्हें पता चला कि तस्वीर में मौजूद वो लड़के पिछले साल स्कूल में पढ़ते थे, मगर ठीक उस वक्त कुछ अनजान लोग स्कूल में घुस आए और उन लोगों से बचने की कोशिश में फरमिन और ओल्विदो ने वो सबूत खो दिया जो उन्हें वहाँ मिला था। वो दोनों बच निकलने में कामयाब तो हुए, मगर जब ओल्विदो घर लौट कर आई तो उसे उसका बेटा कहीं नजर नहीं आया। खुशकिस्मती से उसका बेटा ओल्विदो के पिता के घर में ही था और ये जानकर उसे राहत मिली। फरमिन की बेटी अब ठीक हो रही थी और उसे उसका डॉक्टर इलाज के लिए अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। ओल्विदो के पिता भी उसकी बात अब सुनने के लिए तैयार हो गए थे। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा कि वो उन लड़कों की मौत का सच ढूंढने जा रही है जिनके शरीर पर अजीब से घाव थे। अपने पिता की पहचान की मदद से वो उस पादरी से मिलने गई जो उस स्कूल में काम करता था जहाँ वो लड़के पढ़ते थे। स्कूल का हेड बीमार था, इसलिए उसकी जगह पीनिया नाम का एक जूनियर पादरी उससे मिलने आया। उस दौर में औरतों को रिपोर्टर की नौकरी नहीं दी जाती थी, इसलिए वो पादरी एक औरत को देखकर हैरान हो गया। उसने ओल्विदो के सवालों का जवाब देने का फैसला किया और पूछताछ करने पर पीनिया ने एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया जहां लड़कों को नाव चलाने की कला सिखाई जाती थी। मगर उसने ये भी कहा कि जिस स्कूल के बारे में वो पूछ रही है उस स्कूल को सालों पहले बंद कर दिया गया था। बात पूरी हुए बिना ही ओल्विदो को वहाँ से जाना पड़ा और उसके जाते ही पीनिया ने किसी को कॉल किया। कुछ ही देर बाद फरमिन से कहा गया कि उसे इसी वक्त अपने केस को छोड़कर बर्बाद हुए वेलेंसिया को फिर से ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। फरमिन से मिलकर ओल्विदो ने बताया कि पादरी ने सच छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर बातों बातों में उससे एक गलती हो गई। ओल्विदो उससे किसी और स्कूल के बारे में पूछ रही थी, मगर पीनिया ने उसी स्कूल की बात की जिस स्कूल के स्टूडेंट्स की लाश मिली है। वो दोनों फिर एक बार उस स्कूल में सबूत ढूंढने निकल पड़े, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उस स्कूल में कोई और भी मौजूद है। कुछ देर तक स्कूल की चीजें देखने के बाद उन दोनों को एक मैप मिला जिसमें अलग अलग इलाकों के स्कूल्स नजर आ रहे थे और ये स्कूल्स वही थे जहां वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया गया था। अचानक ओल्विदो के सामने वही अनजान आदमी आया जो वहां छुपा हुआ था और ओल्विदो को एहसास हुआ कि वो आदमी डरा हुआ है और शायद कुछ जानता है। वो आदमी ये कहकर वहाँ से भाग गया कि इस स्कूल में शैतान रहता है जो पिछली रात चिल्ला रहा था। उस आदमी की बात समझकर वो दोनों कमरों की छानबीन करने लगे और तब ओल्विदो को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। उसे एक कमरे में राउल की लाश मिली जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारा था। ओल्विदो के लिए अब खुद को संभालना मुश्किल साबित हो रहा था, मगर उसने ठान लिया कि वो उन बच्चों के साथ साथ अब राउल को भी इंसाफ दिलाकर रहेगी। वो फरमिन के साथ उन स्कूल्स को ढूंढने लगी जो मैप में नजर आ रहे थे। पहले इलाके में पहुंचकर उन्हें एक फैक्ट्री नजर आई जहां काम करने वाले आदमी का कहना था कि वहां ऐसा कोई स्कूल था ही नहीं। हर जगह एक ही जवाब सुनने के बाद वो दोनों एक डेड एंड पर आ पहुंचे।
मगर तभी एक लड़का उन्हें कुछ गांव वालों के पास ले गया, जिन्होंने उन दोनों को बताया कि स्कूल 2 साल पहले बंद कर दिया गया था और स्कूल में भर्ती हुए लड़कों को स्कूल वाले यहाँ से दूर ले गए थे। सामने बैठे लोग उन्हीं लड़कों के परिवार वाले थे, इसलिए अपने डर को दूर करके उन्होंने सच बता दिया और कहा कि उनके इलाके के सबसे हेल्दी लड़कों को ले जाकर गायब कर दिया गया था। ना तो उन लड़कों की कोई खबर मिली और ना ही परिवार वालों के सवालों का कोई जवाब। उन्होंने ये भी बताया कि पीनिया नाम के एक पादरी ने उन्हें एक फाइल दी जिसमें सारे लड़कों की डिटेल्स थी और वो फाइल उन लोगों को उस लड़की तक पहुंचाने के लिए कहा जो पूछताछ करते हुए उनके पास आने वाली है, यानी कि ओल्विदो। ओल्विदो को एहसास हुआ कि पीनिया हमेशा से ये सब कुछ रोकना चाहता था और इसलिए उसने ये फाइल उस तक पहुंचाई है। फाइल में उस फैक्ट्री का नाम था जहां से इन सारे स्कूल्स को पैसे मिल रहे थे और उस फैक्ट्री में पहुंचते ही फर्मिन ने कुछ डॉक्टर्स को देखा। उन डॉक्टर्स पर नजर रखने की कोशिश में फर्मिन पकड़ा गया और उसे उस डॉक्टर के पास ले जाया गया जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि फर्मिन की बेटी का डॉक्टर था और वो धोखा देकर फर्मिन की बेटी को फैक्ट्री में ले आया था। ये डॉक्टर असल में हेल्दी जवान लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें ट्रांसप्लांट करता है और इस काम में सरकार भी उसकी मदद करती है। इसी तरह चर्च और तानाशाही सरकार के साथ मिलकर उसने स्कूल के हेल्दी लड़कों का अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया और उसे लगा कि बाढ़ में लाशें फेंक कर वो अपने गुनाह को छुपा लेगा। फर्मिन और ओल्विदो उस डॉक्टर को बंदी बनाने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर ने फर्मिन पर गोली चला दी और फर्मिन ने वही अपनी जान खो दी। उस रात को 7 साल गुजर गए और तब जाकर ओल्विदो अपना आर्टिकल पूरा कर पाई। उसने 1957 की बाढ़ के बारे में लिखते हुए इस तस्करी का सबूतों के साथ पर्दाफाश किया। फर्मिन की बहादुरी और राउल की मौत के बारे में लिखते हुए उसने ये आर्टिकल अपने पिता को दिया और इस उम्मीद में जीती रही कि ये राज दुनिया के सामने लाकर उसके पिता वो आर्टिकल कम से कम इतने सालों बाद तो पब्लिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।